Today in class 9, we will study the chapter current electricity. First, we see the scope of the syllabus of this chapter. So, brief discussion of current electricity we have to study. What is direct current? Direct current के source, cell, accumulator ये पढ़ना है. कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड इक्वेशन एक्सक्लूडेड, मतलब सेल और एक्यूमुलेटेड का कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है, वर्किंग नहीं पढ़नी है, और उसकी जो इक्वेशन होती है वर्किंग V इज इक्वल टू E माइनस आई आर वो भी नहीं पढ़ना है हमें. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करंट की डेफिनेशन पढ़ना है. डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हमें करंट का डायरेक्शन पढ़ना है और ये भी बताना है कि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है. सिंबल यूज्ड इन द सर्किट डायग्राम, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो सिंबल यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के वो पढ़ने हैं. ठीक है. डिटेक्शन ऑफ करंट बाय गैल्वेनोमीटर और एमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर और एमीटर क्या है ये पढ़ना है और उसकी मदद से हम लोग क्या नापते हैं सर्किट में, गैल्वेनोमीटर और एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है ये पढ़ेंगे. फंक्शनिंग ऑफ द मीटर्स नॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड, हमें गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर इनका फंक्शन नहीं पढ़ना है कि कैसे वर्क करते हैं, सिर्फ ये बताना है कि किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाएगा और इसकी मदद से क्या मेजर किया जाता है और इनके सिंबल पढ़ेंगे. आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग सेल, की, रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टैट, हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखना है. उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें सेल, की, रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टैट इनका कनेक्शन डायग्राम के साथ समझना है. क्वालिटेटिव ओनली. एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ पढ़ना है और पोटेंशियल की डेफिनेशन और उसका वर्किंग फॉर्मूला. कोई भी डेरिवेशन फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ेंगे. सिंपल न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे. फिर हम लोग को पढ़ना है सोशल इनिशिएटिव्स इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टेंस टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी. हमें ये पढ़ना है कि नाउअडेज जो साइंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में पढ़ना है, वो किस तरीके से हमारी एनर्जी कंजम्पशन घटा रहा है और इको फ्रेंडली हो रहा है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड बिल्डिंग ट्रेंड्स ऑफ सेंसिटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट, हम लोग को ये पढ़ना है कि जो इस आज के दिनों में जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको हम लोग कम से कम यूज़ करें और रिन्यूएबल सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाएं ताकि जो एनर्जी हमारे पास जो है उसका कंजम्पशन कम हो. ठीक है. रिड्यूस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें. ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. नाउ सी द फर्स्ट टॉपिक. पहले आते हैं सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट. देखिए, डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है और डायरेक्शन सिर्फ एक होता है. मतलब अ डायरेक्ट करंट इज दैट करंट विच हैज अ फिक्स मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ना इसका डायरेक्शन बदलता है ना इसका मैग्नीट्यूड बदलता है. अब इसके सोर्सेस क्या है? सिंपल सेल जो हम लोग बैटरी में, कार में या रिमोट कंट्रोल वाली कार में यूज़ करते हैं, घड़ी में यूज़ करते हैं, टीवी के रिमोट्स में यूज़ करते हैं, गैस गीज़र में हम लोग मोटे वाले सेल यूज़ करते हैं, घरों में हम लोग के बैटरी लगी होती है जिसको हम इन्वर्टर कहते हैं, कार में बैटरी, बाइक में बैटरी, ये सारे सोर्सेज क्या हैं? डायरेक्ट करंट के. अगर पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, आप सिंपल लिख सकते हैं ड्राई सेल, ठीक, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी जो घरों में इन्वर्टर में यूज होती है, कार में जो बैटरी यूज होती है उसे कहते हैं लेड एक्यूमुलेटर बैटरी. तो ये डायरेक्ट करंट के, डायरेक्ट सेल करंट के सोर्स हैं. तो व्हाट इज डायरेक्ट करंट हमने बता दिया. द सोर्स ऑफ डिफरेंट करंट, सॉरी, द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट आर सेल. इन सेल द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी. अब आपसे पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, तो आप लिखोगे सेल्स आर द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट. अब ये पूछ लिया जाता है हाउ डज द सेल्स गिव इलेक्ट्रिक करंट. सो इन द सेल द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेलों के अंदर केमिकल भरा होता है, केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हैं. ठीक है. अब सेल दो तरह के होते हैं. पहला होता है प्राइमरी सेल. देखिए, प्राइमरी सेल वो होते हैं जो यूज एंड थ्रो सेल हो, मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनको फेंक दिया जाता है. जैसे ड्राई सेल जो सिंपल हम लोग रिमोट में या क्लॉक में यूज करते हैं वो होते हैं ड्राई सेल. उन्हें प्राइमरी सोर्स कहते हैं, प्राइमरी सेल्स कहते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी रिचार्ज. एंड प्राइमरी सेल्स में क्या होता है? इरिवर्सिबल
रिएक्शन चलती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो सिर्फ एक दिशा में चले, वन डायरेक्शनल रिएक्शन। सो प्राइमरी सेल्स क्या है? प्राइमरी सेल्स आर दोज सेल्स विच प्रोवाइड करंट ड्यू टू इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। वो सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें बाय इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड वन यूज्ड कैन नॉट बी रीयूज्ड। हाँ, और उनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उनको रीयूज्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और फॉर एग्जांपल सिंपल वोल्टेइक सेल, लेक्लांसे सेल, ड्राई सेल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के बाद आप लोग पढ़ेंगे, अच्छा प्राइमरी सेल की क्या खूबियां हैं। तो ड्राई सेल या प्राइमरी सेल में देखिए ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब छोटे होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं, आप पॉकेट में डाल के चल सकते हैं। लो कॉस्ट, बहुत सस्ते होते हैं, 5 रुपए से लेकर 25-30 रुपए तक मिल जाते हैं। अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज, देखिए पतले भी होते हैं, एकदम पेंसिल वाले भी होते हैं, उससे मोटे होते हैं, हैवी थिक वाले भी होते हैं। प्लस आपने देखा होगा घड़ी जो हैंड वॉच होती है उसमें भी छोटे छोटे सेल लगते हैं, तो डिफरेंट शेप और साइज में भी मिलते हैं। तो ये इसकी खूबियां हैं। तो प्राइमरी सेल्स आर पोर्टेबल, दे हैव ऑफ लो कॉस्ट, मीन्स ईजी टू परचेज, ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली बहुत लो कॉस्ट के होते हैं। अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप और साइज में मिलते हैं, ठीक। ये इनकी खूबियां हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी सेल। दो सेल्स विच गिव्स द इलेक्ट्रिक करंट बाय द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, कॉल्ड सेकेंडरी सेल। ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिक करंट दें बाय रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होती है उसकी मदद से, और बार बार उनको रिचार्ज किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल्स आर दोज सेल विच प्रोवाइड करंट ड्यू टू रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हैंस केमिकल डू नॉट नीड रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो दे कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। दिस प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड चार्जिंग। अच्छा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होता है? जब हम किसी सेल को यूज करते हैं, जब वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा होता है तो वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। जब वो डिस्चार्ज होने के बाद उसको फिर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो केमिकल रिएक्शन दूसरी दिशा में चलती है और फिर से वो रिचार्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी can go for a long time provided the battery is charged regularly and loss of water due to the evaporation is compensated। मतलब जो सेकेंडरी सेल होते हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, कब? अगर उनको प्रॉपर तरीके से चार्जिंग मिल रही है और प्रॉपर तरीके से उसमें जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उसको टाइम टू टाइम मेंटेन कर दिया जा रहा है। अब लेड एसिड एक्यूमुलेटर एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। घरों में जो बैटरी लगी होती है उसे कहते हैं लेड एसिड एक्यूमुलेटर। उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो लेड के बने होते हैं और अंदर जो लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसे कहते हैं एसिड, ठीक है। अब डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी सेल के डिसएडवांटेज क्या है? दे आर कॉस्टली, बहुत महंगे होते हैं। दे आर नॉट पोर्टेबल, इजी टू कैरी नहीं होते हैं। दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट केयर एंड मेंटेनेंस, को टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब आता है एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी सेल ओवर प्राइमरी सेल। इंपॉर्टेंट है भाई, सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल से क्यों बेहतर है ये हमें पढ़ना है। देखिए प्राइमरी सेल लो कॉस्ट जरूर होते हैं बट उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, बट सेकेंडरी सेल रिचार्ज किए जा सकते हैं। दूसरी चीज आती है, प्राइमरी सेल से जो एनर्जी ऑब्टेन होती, जो करंट ऑब्टेन होता है वो बहुत लो मैग्नीट्यूड का होता है। वो टॉर्च बल्ब चलाने के लिए या छोटे मोटर चलाने के लिए तो काम आ सकते हैं, बट सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं, जैसे घरों की बैटरी जो होती है, इससे कार का देखिए सेल्फ स्टार्ट किया, कार को स्टार्ट किया जा सकता है, बड़े बड़े मोटर चलाए जा सकते हैं, घरों में फैन, टीवी सब सेकेंडरी सेल की मदद से, जब लाइट चली जाती तो इन्वर्टर की मदद से चलते हैं। तो लिखा हुआ दे कैन बी रिचार्ज वाइल प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज। कौन रिचार्ज किए जा सकते हैं? सेकेंडरी सेल, बट प्राइमरी सेल रिचार्ज नहीं किए जा सकते हैं। They have fairly high and steady current as compared to the primary cell। सेकेंडरी सेल का जो करंट रेट होता है वो हाई होता है, किसकी कंपैरिजन में? प्राइमरी सेल से। सेकेंडरी सेल प्रोवाइड लार्ज करंट बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल इज नेग्लिजिबल। अब ये पूछा जा सकता है व्हाई द सेकेंडरी सेल गिव्स द हाई अमाउंट ऑफ करंट? बिकॉज देयर इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक यूनिट सेकेंड में कितना चार्ज किसी वायर से गुजर गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेयर आई इज द करंट, क्यू इज द चार्ज एंड टी इज टाइम। देखिए करंट की यूनिट होती है एम्पियर,
चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो देखिए याद रखिएगा, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज पास्ड इन यूनिट सेकेंड। जब 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज किसी वायर से गुजरे तो वो 1 एम्पियर करंट होगा। ठीक है, अब आता है इन अ कंडक्टर द मूविंग इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके चलने से ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इफ एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कंडक्टर इन टी टाइम, अगर किसी कंडक्टर से एन इलेक्ट्रॉन टी टाइम में गुजरे तो कितना चार्ज पास होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई और कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं? एन, तो कितना हो जाएगा? एन ई। तो करंट कितना बना? तो करंट बराबर क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम, मतलब एन ई अपॉन टी। एन ई क्या है? ये क्यू है। ठीक, उसके बाद आता है 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए कितने, या 1 कूलाम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का नेगेटिव चार्ज होता है। तो देयरफॉर 1 कूलाम ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻9। तो 1 कूलाम में कितना चार्ज होगा? 1, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। तो दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम चार्ज के बराबर होते हैं। अब आता है यूनिट ऑफ करंट। देखिए करंट की यूनिट हमने बताया एम्पियर होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? दैट इज कॉल्ड कूलाम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो देखिए, और एम्पियर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड द करंट फ्लोइंग इन 1 एम्पियर इज 1 एम्पियर। अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में गुजरे तो वो 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। करंट की बड़ी यूनिट क्या है? स्मॉल एम लिखा है तो स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, और कैपिटल एम लिखा है तो उसका मतलब है मेगा। तो लिखा 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और ये है माइक्रो। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, अब फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग समझते हैं। देखिए, जो निगेटिव बॉडी होती है उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और जो पॉजिटिव बॉडी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। शॉर्ट में समझे, जो निगेटिव बॉडी होती है उसे हम कहते हैं लो पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव बॉडी होती है उसे कहते हैं हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकलते हैं जिसमें ज्यादा होते हैं। तो निगेटिव बॉडी से निकलेंगे और किस तरफ चलेंगे? पॉजिटिव बॉडी की तरफ। तो इसको अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो हम ऐसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम द निगेटिव बॉडी टू पॉजिटिव बॉडी। तो करंट किधर फ्लो होता है? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल होता है और ये लो पोटेंशियल। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वेयर एज इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वेंशनल करंट। देखिए एरो से समझ लीजिए पहले। सिंगल एरो का मतलब है कन्वेंशनल करंट, मतलब आई, और डबल एरो का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लोज। देखिए किसी सेल में जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव प्लेट होती है और छोटी लाइन जो होती है नेगेटिव प्लेट। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसको दूसरी लैंग्वेज में सुनिए, नेगेटिव प्लेट का मतलब है ये लो पोटेंशियल साइड है और ये हाई पोटेंशियल साइड है। तो करंट, कन्वेंशनल करंट चलेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लोज करेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। उसके बाद आता है डिवाइसेज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखिए 2 डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होती है। पहली है एमीटर और दूसरी है गैल्वेनोमीटर। तो देखिए एमीटर is a device which is used. Ammeter is a device used for measuring electric current flowing in an electric circuit. एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी सर्किट में बहने वाले करंट को मेजर करते हैं, बट डायरेक्शन नहीं बता पाते हैं उसका। ठीक है, और एमीटर कैसे लगाया जाता है? हमेशा सर्किट में सीरीज में, एमीटर हो या गैल्वेनोमीटर हो, दोनों हम लोग सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इट ऑल्सो मेजर द करंट बट वेरी लो अमाउंट। गैल्वेनोमीटर की मदद से हम बहुत लो अमाउंट का करंट, इवन उसका डायरेक्शन भी नाप लेते हैं, और ये भी सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज इन सर्किट एज एमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर और एमीटर किसी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये एमीटर का सिंबल है ए,
एक देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी जगह अगर हम जी लिख देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल हो जाएगा। अब आते हैं सिंबल यूज फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सिर्फ सिंबल पढ़ने हैं हमें, उनके नाम। तो देखिए पहला है सेल, ये सेल का सिंबल है। एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन नेगेटिव होती है। सेल का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर आता है बैटरी, दो सेल को मिला दो तो ये बैटरी हो जाती है। इसका काम क्या होता है? इसका भी काम होता है किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। फिर आता है की दो तरह से बनाई जाती है, ये ओपन की है, ये क्लोज्ड की है। अगर बीच में डॉट लगा देंगे तो मतलब सर्किट चालू है, करंट फ्लो हो रहा है, और बीच में डॉट नहीं है तो सर्किट ब्रेक है, सर्किट ओपन है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर आता स्विच, जैसे की होती है वैसे स्विच होती है। अगर ये दोनों पॉइंट मिले हों लाइन से तो ये मतलब ऑफ ऑन स्विच है, ये खुला हुआ है तो ये ऑफ स्विच है। खुले हुए में ऑफ स्विच में करंट फ्लो नहीं होता, और जब ये लाइन बनी होती है दोनों जुड़े होते हैं तो ये ऑन स्विच माना जाता है, करंट फ्लो होता है। इन दोनों का काम होता है सर्किट को ऑन या ऑफ करना। रजिस्टर, इट एक्चुअली कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। रेजिस्टेंस बैड कंडक्टर होता है, करंट को रोकता है। इसका काम होता है किसी सर्किट में करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना। रियोस्टैट भी वही होता है, बट देखिए रेजिस्टेंस और रियोस्टैट का सेम डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस ये है, रेजिस्टेंस जो होता है इसकी वैल्यू हम बढ़ा घटा नहीं सकते, जबकि रियोस्टैट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये सिंबल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये सारे सिंबल पढ़ना जरूरी, बनाना जरूरी है। फिर आता बल्ब, ये बल्ब का सिंबल है। फिर आता गैल्वेनोमीटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ लो अमाउंट ऑफ करंट एंड इट्स डायरेक्शन, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। फिर आता है एमीटर, इसका काम क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। फिर आता वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, बट हम बता देते हैं वोल्ट मीटर किसी डिवाइस के अक्रॉस या किसी पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर करता है। ये पैरेलल लगाया जाता है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज पैरेलल टू द सर्किट। अब वायर ओवरलैप और क्रॉस, अगर सीधा वायर जा रहा है स्ट्रेट वायर, अगर दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, और अगर दो वायर एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहे हैं तो हम ये डॉट बना देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। तो देखिए when the switch or key is turn off position the circuit is said to be open। ओपन सर्किट का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। की या स्विच ऑफ पोजीशन में जब होता है तो सर्किट ओपन माना जाता है, करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। क्लोज सर्किट क्या होता है? when the switch or key is turned to on position the circuit is said to be closed और करंट फ्लो होता है, करंट फ्लोज कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये देखिए ऊपर देखिए खुला हुआ है तो ये है ओपन सर्किट, ये है क्लोज सर्किट। इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, बल्ब बुझा हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा, बल्ब जल रहा है, ठीक है। फिर आता पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किन्हीं दो पॉइंट के बीच किसी यूनिट चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो देखो लिखा हुआ है द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving an electron round the circuit is called electromotive force। हुआ पोटेंशियल यहाँ पे है। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलोंग द कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट। किन्हीं दो पॉइंट के बीच किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को चलाने में जो काम करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? जो चार्ज लाया गया है। अब EMF और टर्मिनल पोटेंशियल क्या है ये हम बता देते हैं। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब बैटरी खुली रखी हो, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। अब आता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल, जूल पर कूलम, बट लिखते हैं वोल्ट, VOLT, देखिए लिखा हुआ वोल्ट, ठीक है। खत्म हो गया है। इसका क्वेश्चन आप करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा बचा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये नेक्स्ट टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे।